हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम क्रोमोसोम्स की संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आगे इसमें सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स के प्रकार। तो गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनोसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है उनको मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। नंबर सेकंड है डाइसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें दो सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं उनको डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। और नंबर थर्ड है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें दो से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं उनको पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स के खंड जिनमें सेंट्रोमियर का अभाव होता है उन्हें एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रकार भी पाया जाता है जिसको होलोसेंट्रिक कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई में डिफ्यूज्ड पाया जाता है, विस्तृत पाया जाता है, उनको होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस तरह की स्थिति जो है एक तो एस्केरिस मेगैलोसिफेला में और दूसरा लिजुला प्लांट्स में, लिजुला पादप में पाई जाती है। तो ये तो हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम्स के टाइप्स सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर। मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक तथा होलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्रोमोसोम के वे खंड होते हैं जो मुख्य क्रोमोसोम से टूट करके अलग हो जाते हैं तथा इनमें सेंट्रोमियर का अभाव होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के टाइप्स। नंबर फर्स्ट, मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य में पाया जाता है तथा क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं उनको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है ट्रिलियम एवं ट्रेडिस्केंसिया पादप में पाई जाती है। दूसरा, सब मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर मध्य से कुछ हटकर स्थित होता है जिससे एक भुजा लंबी तथा दूसरी भुजा छोटी दिखाई देती है। ये क्रोमोसोम्स एनाफेज मूवमेंट के समय एल तथा जे शेप में दिखाई देते हैं। इस तरह की स्थिति ह्यूमन बींग्स में के क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। और नंबर थर्ड है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम तथा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स, ये रॉड शेप में पाए जाते हैं। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें एक भुजा तो एकदम छोटी होती है और दूसरी भुजा काफी अधिक लंबी होती है। तो ये जो है रॉड शेप में ही पाए जाते हैं। इस तरह की स्थिति जो है ग्रास हॉपर में पाई जाती है। और लास्ट है जो है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें इस प्रकार के क्रोमोसोम में केवल एक ही भुजा पाई जाती है क्योंकि सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम के एक छोर पर पाया जाता है। और इस प्रकार की स्थिति कुछ निश्चित पौधों तथा जंतुओं में ही पाई जाती है। और एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर का अभाव होता है उनको एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स के खंडित भाग होते हैं। तो ये तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये एनाफेजिक मूवमेंट वी शेप में दिखाई देता है। और दूसरा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें एक भुजा लंबी होती है, दूसरी भुजा तुलनात्मक छोटी होती है। तो ये जो है एनाफेजिक मूवमेंट एल अथवा जे शेप में दिखाई देते हैं। और जो है एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें जो है वो रॉड शेप दिखाई देते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों का यदि रासायनिक संगठन देखा जाए तो उनमें एक तो न्यूक्लिक एसिड्स और दूसरा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है
न्यूक्लिक एसिड्स तथा प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। सामान्यतः इनमें 30 to 40% तो डीएनए पाया जाता है, 50 to 65% प्रोटीन पाया जाता है, 0.5 to 10% आरएनए पाया जाता है। इसमें मुख्य जो है न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए के जो है क्रोमोसोम्स में दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो यूनिक डीएनए और दूसरा रिपीटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए वह डीएनए होता है जिस डीएनए के वह खंड होते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता है, उसको यूनिक डीएनए कहते हैं। और डीएनए के यही खंड जो होते हैं वो जीन्स के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरा है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए वह खंड होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, है ना, उनका रिपीटेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो डीएनए के खंड होते हैं वह जो है हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद आरएनए जो होता है वह प्रोटीन तथा डीएनए को जोड़ने के बाइंडिंग के लिए काम आता है। अब यदि प्रोटीन्स की अपन चर्चा करें तो मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक तो है स्टोन प्रोटीन्स और दूसरा नॉन स्टोन प्रोटीन्स। स्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं यह न्यूक्लियर डीएनए के साथ 1:1 के अनुपात में पाए जाते हैं और ये क्षारीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। ये गुणसूत्रों के मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। स्टोन प्रोटीन्स के निम्न 5 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट H1 जिसमें लाइसिन की मात्रा अधिक होती है, लाइसिन रिच प्रोटीन होता है। नंबर सेकंड H2A, नंबर थर्ड H2B। H2A तथा H2B भी स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं। और उसके बाद है नंबर 4 H4 तथा नंबर 4 H3 तथा नंबर 5 H4। H3 तथा H5 जो स्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनमें आर्जिनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो स्टोन प्रोटीन्स के 5 प्रकार होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 तथा H4। H1 लाइसिन रिच होता है, H2A तथा H2B स्लाइटली लाइसिन रिच होता है और H3 तथा H4 आर्जिनिन रिच होता है। स्टोन प्रोटीन्स में ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है परंतु आर्जिनिन तथा लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये क्षारीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। ये डीएनए के साथ मिलकर के क्रोमोसोम्स में का मुख्य संरचना का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों के मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। इनका जो कार्य होता है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर के गुणसूत्रों में मुख्य संरचनात्मक न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये डीएनए डबल हेलिक्स की इसको स्टेबिलिटी तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है नॉन स्टोन प्रोटीन्स। ये अम्लीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। ये उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। इनमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये आनुवंशिक सक्रियता में सहायक होते हैं। उसके बाद है यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स के अंदर 2 प्रकार के रीजन्स पाए जाते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स को प्रोफेज अवस्था में एसिटोकार्बीन अथवा फ्यूलगेन द्वारा स्टेन करने पर उनमें गहरे तथा हल्के अवरंजित भाग दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों के गहरे अवरंजित भाग हेटेरोक्रोमेटिन तथा हल्के अवरंजित भाग यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। यानी क्रोमोसोम्स को जब एसिटोकार्बीन या फ्यूलगेन से स्टेन किया जाता है तो उनमें 2 प्रकार के रीजन्स दिखाई देते हैं। एक तो इनमें डार्क स्टैंड रीजन दिखाई देते हैं, इनको तो हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, और इसके साथ साथ इनमें हल्के अवरंजित भाग दिखाई देते हैं, इनको यूक्रोमेटिन कहते हैं। अब यूक्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है?
तो इसको अपन इस तरह से दे सकते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है वह गुणसूत्रों के हल्के अवरंजित क्षेत्र होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन गुणसूत्रों के गहरे अवरंजित क्षेत्र होते हैं, अधिक अवरंजित क्षेत्र होते हैं। यूक्रोमेटिन गुणसूत्रों के ऐसे भाग होते हैं जो कम कॉइल्ड होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के कम कुंडलित क्षेत्र होते हैं यूक्रोमेटिन रीजन्स, और हेटेरोक्रोमेटिन रीजन ये गुणसूत्रों के अधिक कुंडलित क्षेत्र होते हैं। नंबर 3 है गुणसूत्रों के अर्ली रिप्लिकेटिंग रीजन्स होते हैं। यूक्रोमेटिन क्षेत्र जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के अर्ली रिप्लिकेटिंग होते हैं, यानी इनमें रिप्लिकेशन की प्रक्रिया पहले पाई जाती है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स जो होते हैं वो लेट रिप्लिकेटिंग रीजन्स होते हैं, अर्थात इनमें लेटर स्टेज में जो है रिप्लिकेशन पाया जाता है। यूक्रोमेटिन रीजन्स पर वातावरणीय कारकों का अधिक प्रभाव होता है, जैसे टेम्परेचर है, एज है, सेक्स है, और जबकि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन पर वातावरणीय कारकों का अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है। यूक्रोमेटिन रीजन में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, जीन विनिमय की फ्रीक्वेंसी अधिक पाई जाती है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में जीन विनिमय की फ्रीक्वेंसी कम पाई जाती है। यूक्रोमेटिन रीजन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के अधिक सक्रिय भाग होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के कम सक्रिय भाग होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर दो प्रकार के रीजन्स होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन रीजन्स वह भाग होते हैं जो एसिटोकार्मीन या फ्यूलगेन से स्टैंड करने पर कम स्टैंड को ग्रहण करते हैं, अर्थात अपन कैसे कह सकते हैं गुणसूत्रों के कम अवरंजित भाग होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स जो होते हैं गुणसूत्रों के गहरे अवरंजित भाग होते हैं। उसके बाद यदि क्रोमोसोम्स के फंक्शंस की अपन बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं तथा सजीवों में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स भी क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में स्थित डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण जो है डीएनए द्वारा ही होता है, या अपन कहेंगे डीएनए में उपस्थित जीन्स के द्वारा ही कोशिका की समस्त जो डेवलपमेंटल एवं मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू।